हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो फाइनली अब हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की। कम्युनिकेशन जो बुक है ये स्किल इनहेंस कोर्स के अंडर आती है और ये जो बुक है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाली है। इस सीरीज में हम पूरी की पूरी एसवाइएल ड्यू की जो बुक है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसके ऑल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं लाइन वाइज। हर एक सीरीज में हम आपको पूरी की पूरी बुक कवर करा रहे हैं। तो आज इस सीरीज में जो हम लेके आए हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो बच्चे हैं बीकॉम और बीए दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर किसी को इसके नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिख रहा है, आपको इस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकता है मिनिमम अमाउंट पे, ठीक है। और अगर किसी को नोट्स के लिए नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हो। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारी जो यूनिट्स है भाई, यूनिट्स आपके आगे मैं दिखा देता हूँ। तो यूनिट्स आप देख सकते हो, ये हमारी यूनिट रहने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी की पूरी बुक कवर कराने वाले हैं। पहले आपको यूनिट 1 कराएंगे जिसमें थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में पूरी की पूरी। सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे रीडिंग स्किल्स और सारी वीडियो के चैप्टर वाइज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आइए थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे स्टार्ट। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसकी आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले सीखेंगे सारा। तो इसके जो स्टेप्स हैं सीखने के, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फिर डिफाइनिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे हम, प्रोसेस के बाद हम करेंगे उसके फंक्शंस, फंक्शन के बाद हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लास्ट में हमारा एक्सरसाइज आ जाएगा जिसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और चैप्टर को कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के पहले इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको रीड आउट करके बताता रहूँगा। यहाँ पे लिखा है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू मीन एनी एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर कन्वेड फ्रॉम वन टू अनदर। इसमें है कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी एक जगह से या किसी एक क्रिया में आपको कोई अपनी इंफॉर्मेशन देनी हो या कोई इमोशन शेयर करना हो या फिर कोई फीलिंग शेयर करनी हो। सपोज करो अगर मैं दुखी हूँ, मैंने अपने भाई को बताना है कि आज मैं दुखी हूँ, तो यहाँ तो मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा या तो मैं उसको उदास सा चेहरा बना के ऐसे उदास होके दिखा दूंगा, ठीक है, कि मैं बहुत उदास हूँ आज। और या फिर उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रोक के उसको बताऊंगा उस चीज को। तो इस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है। और जब ये पर्सन अपने दूसरे पर्सन के साथ कोई फीलिंग शेयर करता है तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ आ गया। कम्युनिकेशन को मोस्टली 3 पार्ट में यहाँ पे रखा गया है, जैसे इन्फॉर्मेशंस, इमोशंस और फीलिंग्स को, ठीक है। आगे लिखा है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कम्युनिकेर। जो लेटिन है ना, लेटिन एक भाषा है, ठीक है। लेटिन भाषा में ना एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेयर। तो वहां से जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है, मतलब खोज हुआ है, ठीक है। विच मीन्स टू शेयर, जिसका मतलब होता है कि शेयर मतलब बांटना, फैलाना या लोगों में देना, ठीक है। दैट इज टू शेयर इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, इमोशंस, नॉलेज एंड अमोंगेस्ट पीपल टू शेयर मीनिंग। इसका मतलब होता है कि अपने जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो आपके पास कुछ है तत्व उनको, या फिर कोई आपके पास आइडियाज हो या फिर कोई आपकी फीलिंग हो, इमोशंस हो, तो उनको लोगों तक बांटना, ठीक है। It is also thought that the Latin word communis, which means commonness। देखो ये भी जो है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कम्युनिज और उसको अभी इंग्लिश में बोला जाता है कॉमनस, ठीक है। इज अनदर रूट फॉर वर्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आपको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसको कहाँ से आया है, ये वर्ड क्या था पहले इसका नाम। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे आता है, कम्युनिकेशन इज द कॉमनेस्ट थिंग दैट ईच ऑफ अस शेयर विथ फेलोज एंड ह्यूमन बींग्स। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिससे
हम अपने दोस्तों के साथ डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है फ्रॉम द परस्पेक्टिव बोथ ऑफ द कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस्ट आर सिग्निफिकेंट इन प्रोवाइडिंग टू मी आइडियाज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो दोनों वर्ड हैं, इन दोनों का ही मतलब होता है कि अपने जो आइडियाज वगैरह हैं उनको दूसरों तक पहुंचाना और सही मायने में उनको शेयर करना, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं 1.2। 1.2 में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि किस किस के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है। हमें पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर फंक्शन सीखने हैं, फिर इफेक्टिव, फिर बैरियर, फिर 7 C's, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन से। The word communication has definitions in 1970. Communication theorist Frank Dance counted more than 100 dentists, यहाँ पे बोल सकते हो 100 distinct डिफाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोज बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड। इन्होंने लिखा है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है 1970 में एक थ्योरिस्ट थे फ्रैंक डेंस द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट द्वारा खोज के इस फील्ड में जो थे ना वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने ही इसको निकाला था। इन द ईयर सिंस द सर्वे इवन मोर डेफिनेशन आर सरफेस्ड। मगर अब क्या हो गया है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो कम्युनिकेशन वगैरह जो नए नए प्रोफेसर आ रहे हैं उनके हिसाब से डेफिनेशन बहुत सारी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे जनरली वी डिफाइन कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय बोथ। कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी दो सोर्स के अंडर, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को प्रोफेसर्स ने कैसे डिफाइन किया है, तो पहले हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एम.टी. मायर्स एंड जी.ई. मायर्स। तो एम.टी. मायर्स और जी.ई. मायर्स दोनों वैसे ब्रदर रहे थे, भाई थे दोनों। अब इन्होंने जो डिफाइन करा है वो लिखा है कम्युनिकेशन रिफर्स टू ए स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग। कम्युनिकेशन एक स्पेशल तरह की पैटर्निंग मतलब पैटर्न जो है वो बनाता है विच इज एक्सप्रेस इन सिंबॉलिक फॉर्म, जो कि हम आसपास के जो लोग होते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में ही समझाते हैं, समझते हैं। फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस बिटवीन और अमोंग पीपल टू रिक्वायरमेंट मस्ट बी मीटेड। कम्युनिकेशन एक इस तरह की जगह बना देता है जहाँ पर हमें कुछ और दो से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है कभी कभी अपनी बातों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कम्युनिकेशन क्या है, एक सिंबॉलिक सिस्टम है जो शेयर करता है अपनी बातों को दूसरे लोगों तक। और दूसरा ये बताते हैं द एसोसिएट बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर्ड। और जो हमारे आइडियाज हैं, विचार हैं, वो दूसरों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब जो प्रोफेसर सेकंड है तो उनका नाम है अकॉर्डिंग टू फियरिंग। देखो फियरिंग एक वर्ड है जिसको फियर का मतलब होता है जैसे डर लगना, बट यहाँ पे जो प्रोफेसर है उनका नाम फियरिंग है, सरनेम जो है वो है फियरिंग। इन्होंने लिखा है इट इज ए टू वे प्रोसेस विच कैन नॉट बी एडेक्वेटली अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एनालॉजीज। कह रहे हैं यहाँ पर ना दो प्रोसेस होती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि एक होती है सिंपल इंजीनियरिंग और एक होती है मैकेनिकल एनालॉजीज। तो इन दोनों की तरह ही एक कम्युनिकेशन है जो वो दूसरे लोगों तक पहुंचता है। इट इज यूनिकली ह्यूमन रिलेशनशिप फॉर विच इमर्स ऑल सिविलाइजेशन एंड कल्चरल विदाउट विद मैन एज वी नोन एज कुड नॉट सर्वाइव। कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो आदमी है वो अपने कल्चर के बिना या लोगों के बिना नहीं रह सकता, इसी तरह से आज कम्युनिकेशन के बिना भी आदमी नहीं रह सकता, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं। पहला आएगा डिफाइन कम्युनिकेशन, आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं तो जब मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है तो उसी में इफेक्टिव भी आ गए। जैसे कि इफेक्टिव स्ट्रांग होता है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लोगों तक आसानी से पहुंचता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ लिखनी है। उसके बाद है व्हाट आर द टू इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से दो इसेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। आगे 1.4 जिसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है इन थ्रू ए पर्टिकुलर चैनल ऑफ मीडिया। इन्होंने देखो एक चेन बना रखी है, प्रोसेस कैसी है, देखो यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट है, ये नंबर 1 यहाँ,
ये नंबर 2 हमारा, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 और लास्ट में आता है फीडबैक। ठीक है, तो देखो नंबर 1 में जो है वो सबसे आगे यहाँ ये जो लिखा है सेंडर इन कोडर। ठीक है, सेंडर इन कोडर मतलब कि जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, इसको बोलते हैं भेजने वाला। ये जो लेटर है, मान लो ये लेटर है, इसको ये भेजना है। ठीक है, तो ये जो लेटर है किसको भेजेगा, इसको भेजेगा इनकोडिंग द मैसेज को। ठीक है, उसके बाद इनकोडिंग द मैसेज कोई पर्सन नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो सेंडर है वो मैसेज को इनकोड करता है, मतलब उसको लिखता है इस तरह से कि सामने वाले को समझ आए। अब इनकोडर के बाद मैसेज जाता है रिसीवर के पास। अब रिसीवर का क्या काम होता है, वो मैसेज को ले लेता है, लेने के बाद उसको डिकोड करता है। इनकोड मतलब हमने लिखा, डिकोड मतलब अब उसने पढ़ा। हमने लिखा, डिकोड मतलब उसने पढ़ा। डिकोड द मैसेज, डिकोड द मैसेज मतलब होता है अब जब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया, अब उसने मैसेज को डिकोड कर लिया होगा। डिकोड करेगा मतलब वो पढ़ रहा है उसको, उसको समझेगा, उसकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, जो उसमें लिखा है वो सारा जब उससे समझ आ जाएगा, अब उसके बाद वो क्या करता है, जो इनकोडर होता है सेंडर, उसको भेजता है फीडबैक। क्या भेजता है, फीडबैक। और ये जो फीडबैक लिखता है, फीडबैक किसके पास जाती है, वापस से सेंडर के पास। ठीक है, तो ये चेन है पूरी की पूरी, याद रखना। सबसे पहले सेंडर जो है वो इनकोड करेगा, फिर आएगा इनकोडिंग द मैसेज, मैसेज इनकोड हो गया। अब उसके बाद वो चला जाएगा सेंडर के पास डिकोड होने, सॉरी रिसीवर के पास डिकोड होने। अब रिसीवर से जाएगा किसे, रिसीवर डिकोडिंग द मैसेज, मैसेज डिकोड हो गया। अब डिकोड होके उसने समझ लिया है, अब वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। फीडबैक जो है वो जाएगा दोबारा सेंडर के पास। तो ये इसकी एक प्रोसेस है, वो देख लो। ठीक है, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगर पेपर में आ गया तो ऐसे ही आपको बनानी है। अब नीचे आ जाते हैं, देखो इसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा। एटलीस्ट जो मैंने आपको सारा समझाया है उसी को बस इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। लिखा है टू एट लीस्ट विच इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व, सेंडर ऑफ द इनकोडर ऑफ द मैसेज एंड रिसीवर द डिकोडर। रिसीवर द डिकोडर, सेंडर द इनकोडर। यहाँ पे लिखा है द सेंडर हैज एन आइडिया, नीड, मोटिवेशन, डिजायर, कम्युनिकेट एंड लिसनर। सेंडर के पास जो मैसेज भेजा जाता है, सेंडर जो भेजता है, तो उसके पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है, जैसे कि कोई आइडिया हो सकता है, कोई नीड हो सकती है, कोई मोटिवेशन या डिजायर हो सकती है। अब वो जो मैसेज है अपनी लैंग्वेज में लिख के भेज देगा। अब सेंडर के पास से मैसेज जाएगा पर्टिकुलरली मीडियम, किसी माध्यम के जरिए जाएगा, या तो वो ओरली भेजेगा या वो इलेक्ट्रॉनिक भेजेगा। ठीक है, अब वो जो मैसेज है वो भेज रहा है, जो इट रिसीवर टू द डिकोड एंड द कंप्रेसर ऑफ विद इनकोडर मीन्स इंटेंट। कह रहा है जो रिसीवर है अब वो उसको ले लेगा, लेके उसको रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करेगा कि जो सेंडर ने भेजा है वो क्या कहना चाहता है उसमें, उसको पढ़ेगा, समझेगा। ठीक है, जब वो उसको इनकोड से डिकोड कर लेगा, उसके बाद लिखा है यहाँ पे साउंड्स एंड सिंबल्स उसके सारे समझ लेगा एंड द कम्युनिकेशन सक्सीड। यहाँ पे हो जाता है पूरा कम्युनिकेशन सक्सीड, मतलब सफल हो गया कि जो मैंने बोला वो सामने वाले ने पढ़ा और उसको समझ लिया है। ठीक है, तो ये चीज होती है क्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं जिसमें लिखा है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन बहुत सारे हैं इसके वैसे तो। द कम्युनिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन के फंक्शन है ना, वो हर एक छोटी लाइन में चेंज होते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट बदलते भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इन द इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इंडिविजुअल एक किसी की बात करूं जिसमें छोटी सी कोई इकाई ले लेता हूं किसी एक जने की, ठीक है, कह सकते हो मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा लोगों की नहीं, बहुत कम, इंडिविजुअल ऑफ पार्टी। यहाँ पे लिखा इट प्रोवाइड्स नॉलेज, इंडिविजुअल में ये आपको नॉलेज देता है। इट गिव्स वे टू कमर्शियल सक्सेस, ये कमर्शियल सक्सेस के चांस को इंक्रीज भी करता है। इट इन्फोर्स एंड एडजस्ट बिहेवियर पैटर्न, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इन्फोर्स करता है हमारे पैटर्न को, हमारे स्वभाव को। इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये जो है बिल्डिंग का मतलब होता है कि बनाना, ये वो वाला बिल्डिंग नहीं है कि बड़ी बड़ी ईंट पत्थरों से बिल्डिंग बन रही है, नहीं। ये बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके संबंध है किसी से, वो बिल्ड करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप ढंग से, अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी इसी के बीच में मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊं तो कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे होगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, वहां पे हिल जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। उसके बाद लिखा है क्रिएट लीजेंड, ये जो है यहाँ से लीजेंड क्रिएट करता है, मतलब कि एक ऐसा
टोन जिससे सामने वाले को आपसे बातें करने में इंटरेस्ट हो, ठीक है, ऐसा। तो ये था भी इंडिविजुअल। अब हम देखेंगे कि इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। इट एडुकेट्स पीपल एंड मेक देयर कैपेबल ऑन वेरियस फॉन्ट्स। देखो काफी सारे लोग जो होते हैं जब वो एक से बात करते हैं तो वो एक के काबिल होते हैं। अगर वही ये जैसे एक बंदा है, अब ये बातें कर रहा है सिर्फ एक से, ठीक है, तो ये एक से समझेगा। इसी जगह पे अगर मैंने इसको 100 लोगों से बातें करने को कहा, अब ये हजारों लोगों से बातें करेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हो रही है वो ग्रो हो रही है, ठीक है। और ग्रो होने के साथ साथ और भी क्या हो रहा है, कैपेबल बन रहा है कि वो इतने लोगों को हैंडल कर सकता है। समझ आ रहे हो? तो ये है सोशल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन के फायदे। आगे लगा इट प्रिस्क्राइब्स द टारगेट सब्जेक्ट टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने के लिए इजिली किसी को भी क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। उसके बाद लिखा है इट जनरेट्स enthusiasm in the mind of target subject to develop or modify views of particular issues। कोई भी particular issues हो उसको किसी के भी दिमाग में easily इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है, easily इंस्टॉल कर सकता है या easily निकाल भी सकता है, ऐसा तुम कह सकते हो। समझ आ रही है? आगे उसके बाद बोल रखा है यहाँ पे it dissuades them from issuing some habits, products and services that are harmful to they and society in general। कह रहा है कि ये उन चीज़ों को भी बेचने में माहिर हो जाते हैं जो हार्मफुल होती है किसी भी हैबिट्स के लिए, किसी भी नेचुरल बंदे के लिए, ठीक है। आगे लिखा है इट प्रोवाइड द सोशल रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल रिवॉल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन इससे होती है। इट हेल्प्स टू सोशल रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे प्रोवाइड बोला है, यहाँ पे हेल्प बोला है, लाइन अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट परफॉर्म इंसिडेंटल न्यूट्रल फंक्शंस। जो भी इंसिडेंटल न्यूट्रल फंक्शंस होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। इट बिल्ड द इमेज ऑफ इंडिविजुअल और ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ द मासेस। कह रहा है काफी सारी जो इंडिविजुअल्स होती है उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह का है, ठीक है। आगे इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। देखो काफी सारा अभी रह रहा है, अभी हम धीरे धीरे सारा डिस्कस करने वाले हैं कि वीडियो में सारा कवर करूंगा। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, नीचे नंबर दे रखा है, परचेज कर सकते हो। इजी होंगे, कंप्यूटर टाइप्ड और सारा समझ जाओगे, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। बाकी आपके लिए वीडियो है, अगर आपके नोट्स नहीं लेना चाहते हो आप वीडियो से कर सकते हो या खुद नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा मोस्टली हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे लिखा है यहाँ पे इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हेल्प करता है। इट सर्व्स एन इसेंशियल टूल। ये काफी इसेंशियल टूल है। इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। इट कीप्स द एम्प्लॉय इन लाइटमेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हमेशा एक लाइमलाइट में रखता है लोगों के अंदर, ठीक है। इट इन्फॉर्म्स द एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑब्लिगेशंस। की जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो ऑब्लिगेशंस है उनके हिसाब से बताता रहता है। इट बिल्ड्स गुड एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, ठीक है, मतलब मालिक जो काम कर रहा है और जो करवा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बॉन्डिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी कर देता है, ठीक है। तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जिससे। आगे लिखा है उसके बाद इट डायरेक्ट्स विद फाइनेंस। इट डायरेक्ट विद फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इट इंटरेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाहर ही लोग होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये वाले, तो इनके साथ डील करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद इट कोऑर्डिनेट्स एम्प्लॉय एक्शंस। जो एम्प्लॉय के एक्शंस होते हैं जो काम कर रहे हैं तो उन पे नजर रखता है, एक तरह से सुपरवाइज, ठीक है। इट प्रमोट लीडरशिप इफेक्टिवनेस और इट गिव्स फीडबैक लोअर ग्रेड्स एंड इट इवेलुएट परफॉर्मेंस और कंट्रोल, ठीक है। नीचे आ गए हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर पूछेगा जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल वाले में बताना है। और यहाँ पे लिखा है व्हाट फंक्शन डज फुलफिल इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शन जो है वो कंटेक्स्ट होते हैं। तो जो सोशल वाले में मैंने बताए थे उसी में से 5-6 उठा के यहाँ पे आपको लिखने हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि टू बी इफेक्टिव सर्टेन शुड बी कीप्ड इन माइंड। अपने दिमाग में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें आप बैठा लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने
विदाउट एन एम वी कैन बी गुड सेइंग इन फॉर्मल सिटिंग। कोई भी बिना एम के, बिना लक्ष्य के कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्क नहीं करती। जैसे कि लाइक टॉकिंग टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ऐसा लगेगा कि आप अपने दोस्त से या अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारा का सारा रोल जो है वो प्लानिंग का है। पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद वो इफेक्टिव होएगा। But the formal communication, office meeting, seminar, while taking to the boss in office and cannot merely blather for no reason to all. And we need to have a concern aim and objective in mind. हमें ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं, मोटिव क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले क्लियर होगी तभी तो इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, आगे इन्होंने बताया उसके बाद when the objective is set, जब हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, then the next step is to present our thoughts, emotions etc. जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, गोल सेट करा, मान लो कि आज मैंने 100 बंदों को खाना देना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स वगैरह भी होगी ना, तो वो भी आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी विद क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी। इफ वी नॉट एबल टू प्रेजेंट थॉट क्लैरिफाई एंड द एक्सपेक्टेड लिसनर अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड, अगर हम अपनी चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई ही नहीं कर पाएंगे, हम कोई ऑब्जेक्टिव किसी तक रख ही नहीं पाएंगे, तो आगे वो अच्छे से ना बात समझेगा और ना रिस्पॉन्ड कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद लिखा था मीडियम चूजन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वन बोथ द पार्टीज और कन्वेंस्ड विद। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन चूज करते हैं तो उसके लिए जो पार्टीज होती है हमारी, जो दोनों पार्टी है, सुनने वाली भी बताने वाली भी, तो दोनों के लिए ही ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो एक दूसरे को समझ लें। We need to make sure the communicate language which the listener are comfortable। सपोज करता हूँ कि अगर आप मेरे पास कोई चीज़ लेने आए हो, मेरे से कोई कंसल्टिंग लेने आते हो, मैं उसके लिए 50,000 फीस चार्ज करता हूँ। आप समझते हो हिंदी और इंग्लिश और बस 2 ही लैंग्वेज, और मैं आपको तेलुगु या तमिल में बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसी जगह क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, जहाँ पर जो कम्युनिकेटर है या जो लिसनर है हमारा, वो अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोई भी चीज़ें ओरली कम्युनिकेशन करने से पहले। उसके बाद ये भी इफेक्टिव बनाती है। उसके बाद लिखा है एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मैसेज। एक इन्वायरमेंट भी है जो बहुत ही ज़्यादा मैसेज डिलीवरी करने के लिए हेल्प करता है। अगर मान लो मेरे को आपको कोई चीज़ बतानी है, और अगर मैं उस चीज़ को बताने के लिए एक ऐसी जगह चुनता हूँ जो कि बहुत रोड के बीच में है, शोर शराबा है, ट्रेन जा रही है, गाड़ियों की हॉर्न आ रहा है, पी पी पू पू पी पी पू 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 ऐसी आवाज़ें आ रही है पीछे से, तो यार कैसे मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा? मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ और आप पीछे से लगे पड़े हो पू पू पी 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 पू पू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, कम्युनिकेशन की स्किल्स को क्या करती है, डिस्क्रिएट करती है। आगे उसके बाद लिखा है एक लास्ट फीचर्स है, फीचर्स सच एज टोन, पिच, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, appropriate gestures and postures, social impression। देखो, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी बातों के अलावा भी हमारी आंखें, हमारी ड्रेसिंग होती है, जो हमारा फेस एक्सप्रेशन होता है, पोस्चर होता है, जो भी हम उसको बताते हैं, वो ये भी नोटिस करता है। इसको भी बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारी स्किल्स को बेटर करता है। ठीक है, उसके बाद जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी बता देते हैं तो उसके आखिरी में आता है हमारा फीडबैक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी फीडबैक के बिना तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती। विदाउट ए फीडबैक नो कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी कंप्लीटेड। समझ आया? कैसा लगा सामने वाले को मेरे विचार? मैंने किसी को बताया 1 घंटा देके, अब वो अच्छा बुरा जो वो लगेगा वो बताएगा, तो अगर नहीं बताता तो या तो पहली बात है वो बहरा है, ठीक है, दूसरी चीज़ है वो आदमी सही नहीं भाई, फिर तो गलत ही बंदे को कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहे हो। ठीक है, दूर हटो फिर से। तो अब हम नीचे देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव क्यों होती है और फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अब हम रीड करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो हम दोनों देखेंगे कि वर्बल कौन सी है और नॉन वर्बल कौन सी है। उसके बाद दूसरी जो आएगी तो हमारी सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स आएगी फॉर्मल और इनफॉर्मल। थर्ड जो आएगी वो आएगी ओरल एंड रिटन। तो हम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्बल एंड नॉन वर्बल वाली कम्युनिकेशन में
Communication can also be divided into category like a verbal, non-verbal, whereas verbal communication include both oral and written communication. जो verbal communication होती है उसमें हम किसी चीज को बोलकर या किसी चीज को लिखकर समझा सकते हैं. Non-verbal communication include any communication which neither oral or written. कह रहा है कि नॉन वर्बल जो होती है उसमें हम ना तो किसी भी पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं कुछ लिखने के लिए, ना कुछ बोलने के लिए ओरली इस्तेमाल करते हैं. एंड इंक्लूड्स मोड ऑफ पोस्चर्स, जेस्चर एंड ड्रेसिंग. नॉन वर्बल में हम सामने वाले बंदे को अपने पोस्चर मतलब अपने पोज बना के ऊपर नीचे वाले, उसके साथ साथ अपने जेस्चर बना के, उसके साथ साथ अपने ड्रेसिंग सेंस को लगा के हम लोग अपना क्या करते हैं उसको समझा देते हैं कि ठीक है भाई ऐसा ऐसा है, हमारी पोज देख के समझ जा. आगे उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन. द वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टेब्लिश बाय द रूल, ग्रामर, इमोशंस, फीलिंग्स सब उसमें वर्बली या ओरली बताया जाता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. वर्बल को देखो पहले आएगी वर्बल. वर्बल की दो कैटेगरी है, मतलब कम्युनिकेशन की दो कैटेगरी है, एक वर्बल है एक नॉन वर्बल है. अब नॉन वर्बल और वर्बल में भी दो कैटेगरी बनती है इसके नीचे. ठीक है, एक आएगी ओरल स्पीच और एक आएगी रिटन, जो यहाँ लिखी है नीचे आप देख लो. ठीक है, वर्बल में दो आ रही है. तो इस तरह से टेबल चार्ट ना अपने दिमाग में बैठा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, जैसे बंदी के मैसेज बैठा रखे ना आपने, ये बंदी के नंबर, इसी तरह से भाई. तो यहाँ पे आता है ओरल और यहाँ पे आएगा रिटन. दो कम्युनिकेशन स्किल्स में बांटा गया. तो यहाँ पे आएगा ओरल और स्पीच कैन बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑफ मीडियम. तो हम पहले ओरल डिस्कस करेंगे. ओरल में है यहाँ पे we need not be literate to speak as ask in needed in written communication. All communication या बोल सकते हो all human beings have the competence to the speak one or more language and to achieve it. He does not to taught and the formal education environment. कह रहा है कि जो भी communication skills होती है ये written में होती है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा difficulty नहीं आती है speaking languages में. सॉरी. उसके बाद वो उनको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आती किसी भी चीज़ को सीखने में या लैंग्वेज में. सेकंड चीज़ यहाँ पे बोली है ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद ए लैंग्वेज डिवाइस LAD. देखो ह्यूमन बींग जो होते हैं ना, जब वो पैदा होते हैं तो उनको एक लैंग्वेज, उनकी एक मातृभाषा होती है, तो वो उसी के साथ पैदा होते हैं. जैसे जिसको बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस विच डिस्पोज द लर्निंग लैंग्वेज ऑफ द ग्रो अप एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट. और जिस कल्चरल एनवायरनमेंट में आप ग्रो हो रहे हो, सुन के जिस बातों को, उसी का फर्क आपको पड़ेगा. A child learns spoke language naturally and immediate elder around here. एक छोटा बच्चा जो होता है जब वो लैंग्वेज सीखता है तो उसके आसपास जो लोग हैं वो उसी से ज़्यादातर सीखते हैं. We speak more than the written as a faster. हम ना लिखने से ज़्यादा तेज और जल्दी जो है वो बोल सकते हैं. And more sophisticated and इकोनॉमिकल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. और ये कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है. ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली टाइम बोलते हैं चबट. ठीक है, तो इसीलिए हमारी स्पीड बोलने में बढ़ी जाती है. सेकंड आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो अभी मैंने आपको बताई थी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है इन मैनी केसेस नो वर्ड्स आर एक्सचेंज, जिसमें कोई भी वर्ड एक्सचेंज नहीं होता, कुछ भी हम रिटर्न नहीं लिखते. कम्युनिकेशन हैपन एज व्हेन दे द बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल. तो यहाँ पर क्या होता है, मेनली बॉडी लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है. किस पे? बॉडी लैंग्वेज पे. ठीक है, इट इज द प्रिस्क्राइब द नॉन कम्युनिकेशन क्लूज मेजर पार्ट ऑफ द 93 therefore the significant that we force our attention and inspect to the communication the non verbal clues of the kinese, chromatics, habits. उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेजेस, साइलेंस एंड साइन इन लैंग्वेजेस. तो भाई इसमें देखो क्या क्या चीज आई है, काइनेसिस, प्रोमिसिस, जो भी फलाना ढिका है. तो यहाँ पे कम से कम 8 टाइप के साइन से बता रखे हैं कि इन साइन से हम काइनेस कर सकते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं. काइनेस क्या होता है? काइनेस इज ए टाइप ऑफ स्टडी बॉडी की लैंग्वेज फिजिकल मूवमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इफ वी आर body communication without word through various movements of its parts. From example nodding, one head communication, acceptance. देखो आपको पता होगा, अगर मान लो किसी ने बोला आपने खाना खाया, तो उसके लिए आप दो चीजें यूज करते हो. पहली चीज तो आप तो उसको वर्बली बोलते हो, मतलब हाँ मैंने खाना खा लिया. सेकंड चीज उसको आप एक्सप्रेस करते हो. क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेशन देते हो. अगर कोई पूछता खाना खाया, तो आप क्या करते हो? अपना हेड जो है वो हिलाते हो कि हाँ
मैंने खाना खा लिया, ठीक है, वो ऐसे हेड को हिलाते ऊपर से नीचे। तो आपने खाना खा लिया मतलब हेड हिलाया, हेड हिलाया, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन में आया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ने बोला नहीं है, आपने बोला नहीं है, आपने क्या करा है, उसको शो करा है, ठीक है। तो ये पर्सनल अपीयरेंस पोस्चर और जेस्चर से होता है। अब ये पोस्चर और जेस्चर क्या है, वो आपको फोन सेटिंग में भी मिल जाता है। तो इसी तरह से फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आपके चेहरे के हाव भाव या फिर आई कांटेक्ट, जिससे पता चलता है कि बंदा बोलना क्या चाहता है। कभी कभी आप ना सर भी ना हिलाओ, सिर्फ अपनी आईलेड, आईलेड समझते हो, अपनी पलक जो है वो हिलाते हो, तो उससे भी बंदा समझ जाएगा कि आईलेड हिलाने से कि हाँ इसने खाली हाँ कर रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि उसके लिए दूसरा बंदा जो है वो आपके एक्सप्रेशन समझने वाला होना चाहिए, ठीक है। बंदी होती है समझ जाते हैं, अब यहाँ लड़के कहाँ समझते हैं यार। अगली चीज आती है प्रोमेक्सिस। प्रोमेक्सिस मतलब होता है स्पेस ऑफ लैग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर गेम टू स्पीक इन वॉल्यूम एंड नो वर्ड एक्सचेंज विद द वार्म टोन एंड रिलेशनशिप फेल्ट बोथ द कम्युनिकेशन स्टडी फिजिकल स्पेस। ये जो कम्युनिकेशन है फिजिकल स्पेस के बारे में बताती है कि हमारे दोनों के बीच में कैसा फिजिकल स्पेस है, कैसा रोल है। यहाँ पर जो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर एक्वर्ड, उन्होंने बताया था होल 1966 में डिवाइड किया था इसको एक स्पेस इनटू द डिस्ट्रिक्ट जोन। इन्होंने एक जोन बनाया है, आपको मैं जोन दिखाता हूँ, ये रहा पहले तो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो होगा इंटीमेट स्पेस, यहाँ पे आएगा पर्सनल स्पेस, यहाँ पे आएगा सोशल स्पेस, यहाँ पे पब्लिक स्पेस। इसका कहने का मतलब क्या है, इंटीमेट स्पेस वो स्पेस है जो बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है उनके लिए, ठीक है। पर्सनल स्पेस हमारा वो स्पेस है जो थोड़े से दूर रहने वाले लोग हैं। सोशल स्पेस ये आम लोगों के लिए है। पब्लिक स्पेस मतलब ये स्ट्रेंजर्स के लिए है, कि हम उनसे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी पे हैं, उनकी बातें इतना कम सुनते हैं, हम सबसे ज्यादा खुद की सुनते हैं। इंटीमेट स्पेस अपनी ही सुनते हैं, तो ये स्पेस वही दिखा रहा है, ठीक है, एक चार्ट है एक तरह का। तो इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, अब इनके जोन इन्होंने डिफाइन करे हैं। द इंटीमेट जोन एक्सीड जस्ट 18 इंचज, ये 18 इंचज का है। उसके बाद लिखा है स्ट्रेंथ अप टू 18 इंचज। हर एक जोन 18 इंच के ऊपर खुला गया है, ठीक है। अब 18 इंच से ज्यादा 4 रो बढ़ता जाएगा, जैसे जो पर्सनल है वो 18 + 4 हो जाएगा, आगे जो उससे आगे वाला है वो 18 + 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो लास्ट है पब्लिक वो 18 + 4 + 4 + 4 हो जाएगा। तो इस तरह से वो स्पेस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे। अगला है क्रोनमिक्स। क्रोनमिक्स मतलब होता है हाउ वी मैनेज आवर टाइम कम्युनिकेट ए लॉट अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कह रहे हैं हम ना हमेशा मोस्टली टाइम इसी में बिताते हैं कि हमारे साथ जो बंदा है या जो पर्सन है किस तरह का पर्सन है, किस तरह का बंदा है, उसको समझने में ही टाइम लगा देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हमें ना हर चीज में एक नेगेटिविटी दिखती है। अगला आता है हाइपैथिक। हाइपैथिक्स में से होता है लैंग्वेज ऑफ टच। लैंग्वेज ऑफ टच मतलब वी ऑल्सो नोन विद आवर सेंस ऑफ टच with the help as hypothesis, the way of communication by physical contact by touching by each other person। hyposynthetic means देखो हाइपोसिंथेटिक्स जो है ना भाई बड़ी कमाल की चीज है बाकायदा। इसमें क्या होता है, आप लोगों को फिजिकल टच से अपने जो है कम्युनिकेशन निखारने होते हैं, ठीक है। तो चाहे वो उसमें किसिंग आए, स्लैपिंग आए, शेकिंग आए, हैंड शेक करना, या फिर उसको हगिंग आए। हगिंग मतलब समझ गए होंगे ना, हाँ बस समझ गए, बहुत है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है पैरा लैंग्वेजेस। पैरा लैंग्वेजेस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेट एंड द सिंस व्हाइल स्पीकिंग। Telephone bell rings and pick up the receiver to the word hello is not just a greet you just about to send a person। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर पैरा लैंग्वेज मतलब डबल लैंग्वेज की बात हो रही है, अगर किसी का फोन आता है तो हम उसको हेलो करते हैं। हेलो करना एक तरह से ग्रीट कहलाता है कि हमने उसको ग्रीट किया, बट नॉट, दिस इज नॉट ए ग्रीट। हम उसको ग्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि हेलो करके कि कौन है सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जो हेलो को है, हेलो जो है वो एक मैनिफेस्ट वर्ड में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम एक ग्रीट की तरह तो लेते थे, मगर अब ग्रीट नहीं करते। ग्रीट सिर्फ जान पहचान वालों या रिलेशन वालों की होती है। अनजान लोगों के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हेलो नॉर्मली, उनका पहचानने के लिए कौन है वो, ठीक है। तो इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, जिसका अंदर है वॉल्यूम, वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉज, वर्ड स्ट्रेस, इन्फ्लेशन, नॉन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, हमारी लास्ट वाला जो था ना पैरा लैंग्वेज, इसके अंदर आ जाएगी। फिर आता है साइन लैंग्वेज और ऑडियो। साइन लैंग्वेज आपको इतना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन लैंग्वेज क्या होता है, ट्रैफिक सिंबल्स देखें,
कोई भी सिंपल से कम्युनिकेशन के लिए मान लो जैसे हम रोडों पे जा रहे हैं तो वहाँ पे रोडों पे गाड़ी तेज चलाते हैं तो उस पे जो गाड़ी है ना उसकी लिमिट लिखी रहती है। ट्रक बना रहता है उस पर लिमिट लिखी रहती है कि जो 40 है वो ट्रक्स के लिए है या बसेस के लिए है। तो वो साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज में कभी कभी जो रास्ता मुड़ना होता है ना वो ऐसे साइन बना देते हैं कि ये मुड़ना है, ये सीधा जाएगा, ये लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा। तो इस तरह से साइन लैंग्वेजेस हम देख के उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विजुअल ऑडियो, ये विजुअल साइन, ये सारा इसी में है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, भाई देखो अभी मैंने जो बताए थे 3 टाइप के कम्युनिकेशन। पहला जो टाइप है वर्बल और नॉन वर्बल वो कंप्लीट हुआ भाई। अब आ रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल में 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला हम यहाँ पे देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेफाइन। ग्रेफाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा है थ्रू मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एट ए फॉर्मेट लेवल बट डज नॉट satisfy that human hunger and interactive with the building relationship। मतलब कह रहा है वी ऑल टेंड टू कम्युनिकेट पर्सनली विद सम मेंबर्स टू और ऑर्गेनाइजेशनल बियॉन्ड द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। हम कुछ लोगों से जब बातें करते हैं तो उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो बियॉन्ड द लैंग्वेज मतलब बियॉन्ड द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस है। हमने उनको अपने लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे नहीं ट्रीट करते कि जैसे ऑफिस में है तो ऑफिस में बॉस को बॉस के जैसा ट्रीट करें, घर पे जो घर वाले हैं उनको अलग ट्रीट करें। नहीं, कुछ लोग बिल्कुल एकदम नेचुरली उनको सबको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, ऑल्सो नोन एज ग्रेफाइन, ठीक है। देखो ग्रेफाइन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। एक स्ट्रक्चर देख के आपको जल्दी समझ आएगा। कैथ डेविस 1980 में इन्होंने अपनी जो डायग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग समझाया था, पॉइंट आउट किया था आगे। कैन बी 4 पॉसिबल कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ग्रेफाइन। अब यहाँ पे इन्होंने टाइप्स ऑफ ग्रेफाइन कम्युनिकेशन बताया है। इसमें सबसे पहला आता है सिंगल स्टर्ड चैन, उसके बाद आता है गॉसिप चैन, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी चेन्स, उसके बाद आता है क्लस्टर चेन्स। अब ये चेन्स है क्या, नीचे देखेंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा ये 4 तरह की चैन बनाई हुई है, ठीक है। कम्युनिकेशन देखो किस तरह से जाता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स एक बंदा है जिसको सिंगल स्टैंड चैन में भेज रहे हैं तो यहाँ से कोई भी बात बताओगे इसको तो ये जाएगा बी के पास, फिर वो सी, फिर वो डी, ऐसे करते करते वो जेड तक पहुंचेगा। इसको बोलते हैं सिंगल है। ये जो प्रोबेबिलिटी चैन होती है इसमें बात को घुमा घुमा के बताया जाता है। तो अगर मान लो किसी ने ई बंदे ने कोई बात बताई तो अब ये बात कभी तो इस साइड जा रही है, कभी तो इस साइड जा रही है, कभी इधर चली जा रही है, तो एक दूसरे में बस फैले जा रही है। कोई इसकी पर्टिकुलर एक चैन, एक हाइप नहीं है। अब आती है ये वाली चैन। इस चैन में क्या होता है, पहले जैसे एक बात हमने ए को बताई, ए ने 3 लोगों को बात बताई, सी को, डी को और एफ को, ठीक है। अब एफ ने क्या करा, एफ ने आगे 2 को बताया, फिर वो आगे 1 को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। कोई ऐसा नहीं कि हर कोई 1-1 को बताएगा या हर कोई 2-2 को बताएगा, नहीं, हर कोई किसी को भी कितना को भी बता रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लस्टर्स। अब क्लस्टर के बाद आती है लास्ट में गॉसिप चैन। गॉसिप चैन में मतलब गॉसिप आपने सुना होगा, जैसे गर्ल्स, लड़कियां, ठीक है, जो गॉसिप करती हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा बट करती हो, सच्चाई है। तो देखो अगर मान लो कोई भी गॉसिप चैन है उसमें अगर आपने एक बंदे को बताया तो यही 1000 लोगों में इतना फैला देगा। गॉसिप चैन में मोस्टली उन बंदों को पकड़ा जाता है जो बहुत बतूने होते हैं, जिनके पेट में बात नहीं पचती, तो वो आती हैं गर्ल्स। फिर से मैं बुराई नहीं कर रहा बट आप हो, देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है गॉसिप चैन, क्लस्टर चैन, जिनको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करा है। सॉरी मैंने नहीं, बुक्स ने डिफाइन किया यार। तो आगे हम रीड करने वाले हैं इन चेन्स की, ग्रेफाइन की वगैरह की यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज में बता दूं, देखो ग्रेफाइन के, द चैनल इज स्पीडी स्पॉन्टियस। ये जो है बहुत ज्यादा स्पीडी कन्वर्सेशन वो होती है, स्ट्रेटजी, मतलब कि आपकी बात को बहुत जल्दी फैला देती है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है नेटवर्क अच्छा होता है। इट इज यूज्ड ऑन इम्पोर्टेंट फीडबैक चैनल, और ग्रेफाइन ऑल्सो द पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग चैन भी कहलाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया जो कि है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मतलब कि जो कम्युनिकेशन की होती है उसके बाधक जो होते हैं वो सारे हम आपको बताएंगे। बैरियर्स जितने भी हैं जो भी कम्युनिकेशन को बिगाड़ते हैं तो वो बैरियर्स भी समझने जरूरी हैं। तो यहाँ पर लिखा है
कि काफी सारी जो कम्युनिकेशन होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको एक दूसरे तक शेयर करते हैं, ठीक है, मैसेज पहुंचाते हैं। बट इन मैनी केसेस वी फेल टू कम्युनिकेट डिजायर इंफॉर्मेशन एट द बैरियर। कह रहा है कि अगर मान लो काफी सारे लोग कभी कभी क्या होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सक्सेस करने में फेल हो जाते हैं। वो फेल किस लिए होते हैं, वो बैरियर्स क्या क्या है। तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी मैसेज ही नहीं ढंग से पहुंचता, कभी कभी आपने भेजा आपकी तरफ से चला गया मगर उसकी तरफ नहीं आया, या कभी कभी उसकी तरफ आ जाता बट आपकी तरफ से ही नहीं गया, कोई तार रह गई, कोई बैरियर हो गया, ठीक है। और कभी कभी दोनों में से किसी का फॉल्ट नहीं होता भाई, कभी कभी डाकिए का भी फॉल्ट होता है बीच में भेजने वाले का, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो हम समझेंगे। तो बैरियर्स के अंदर हम यहाँ पे तो बैरियर्स के अंदर मोस्टली जो बैरियर्स है यहाँ पे लिखा है क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला आता है चैनल नॉइस, फिर आता है सिमेंटिक नॉइस, ठीक है। इट डिफरेंस बिटवीन द चैनल एंड सिमेंटिक नॉइस कैन बी समराइज्ड एज चैनल नॉइस डेवलप एक्सटर्नली। उसके मतलब चैनल नॉइस और सिमेंटिक नॉइस समझ लो। जो चैनल नॉइस होता है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करता है, मतलब ये एक्सटर्नली हम लोगों को कमजोर बनाता है। एक्सटर्नली बैरियर्स होते हैं जो बाहरी रूप से आते हैं, और जो इंटरनली बैरियर होते हैं उसको बोलते हैं सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस मतलब अंदरूनी, अपने ही अंदर खोट है जिसको बोलते हैं। तो वो अंदर के जो बैरियर होते हैं जो कम्युनिकेशन को आगे नहीं पहुंचने देते, उसको सिमेंटिक बोलते हैं। चैनल नॉइस क्या होता है, चैनल नॉइस मतलब होता है अनवांटेड इंटरफेरेंस, ऐसी चीजें जो हम चाहते नहीं हैं बट वो आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं चैनल नॉइस, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल नॉइस इन द चैनल, उसके बाद यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडियम। देखो हम अगर कोई भी फिजिकल नॉइस रखते हैं चैनल के पीछे, मतलब कि ऐसी कोई भी बैरियर जो अपने आप बिन बुलाए आ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम फिजिकल। आगे उसके बाद लिखा है इन अप्रोप्रिएट मीडिया, मतलब कि हम किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए जो कि इनअप्रोप्रिएट है, इनअप्रोप्रिएट है, और उसका माध्यम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसी की वजह से आगे हमारा जो है मैसेज जो है वो नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल ट्रांसफर सेक्शंस। मल्टीपल ट्रांसफर सेक्शंस में क्या होता है, बहुत सारे सेशंस होते हैं जो काफी सारी बातों को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और काफी बार उसमें गलतियां भी हो जाती है, तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ए मैसेज शुड नॉट प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन एज द रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। ऐसा मतलब कि मैसेज जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन ना देकर उसका कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। जैसे ओवरलोड जिसको बोलते हैं, ज्यादा चीजें भर दो ना तो ओवरलोड हो जाता है ना, उसी तरह से एक तरह से ये, ठीक है। फियर ऑफ सुपीरियर्स, देखो फियर ऑफ सुपीरियर्स मतलब क्या होता है, फियर ऑफ सुपीरियर मतलब होता है कि जो हमारे सीनियर है वो उस मैसेज से ऑफेंड ना हो जाए, कहीं उससे परेशान ना हो जाए, तो ये जो मैसेज हम सोच के उसको भेज नहीं पाते, हमारी जो फीलिंग वगैरह है वो उनके दोनों के बैरियर्स में आ जाती है, ठीक है, कि हम उसको मैसेज अब भेजें या फिर उसको नहीं भेजें। आगे आता है नेगेटिव प्रिसेप्शन, मतलब कि ऐसे लोग जो मैसेज भेजना तो चाहते हैं मगर भेजने से पहले जो है ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचना दैट मीन्स कि आप लोग हमेशा सोचते हो कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव होगा, करने से पहले कुछ चीज सोचने बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रिसेप्शन। अगला आता है कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। अगर आप कोई भी मैसेज सेंडर को भेजते हो तो वो जो डिकोडर है उसके पास पहुंचने से पहले आप उस मैसेज को किस तरह से डिकोड कर रहे हो, आपका जो बैरियर है वो कौन सा होने वाला है, कम्युनिकेशन कौन सा सिलेक्ट किया है, तो ये भी डिसाइड करना होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई गलत कम्युनिकेशन डिसाइड कर लिया भेजने के लिए, हमने कम्युनिकेशन भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल कर लिया, सपोज करो आज हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीफोन है, ठीक है, चिट्ठियां है, डाक है, ठीक है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप वगैरह है, बट हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं कबूतर वाली चिट्ठी भेजने का। अब कबूतर कब तक भेजेगा, तो यहाँ पे बैरियर है ना या नहीं है, तो बैरियर हैगा, ठीक है। और सबसे फास्टेस्ट आपको बैरियर बताता हूँ, सबसे फास्ट कम्युनिकेशन भेजने का, अगर भाई किसी भी चीज को कुछ पहुंचाना है ना, तो या तो किसी चुगलखोर लड़की के पास चले जाओ या फिर अपनी बंदी को कोई भी बात मैं तो बता देता हूँ, वो आगे ना 1000 लोगों में पहुंच देती है वैसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन की सबसे फास्ट स्किल्स कौन होती है, गर्लफ्रेंड, ठीक है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, कोई हार्ड मजा नहीं किसी गर्लफ्रेंड को लेकर, ठीक है, बस मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। आगे आता है सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि कोई एक्सटर्नल नहीं, इंटीरियर जो होता है,
घर के अंदर वाले भेदी जो होते हैं ना, तो बस वही चीज है यहाँ पे कि जो लोग अंदर से ही मैसेज को पहुंचने नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक नॉइस। ठीक है, वही सिमेंटिक नॉइस के पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आप देख सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है वो आता है लिमिटेड वोकेबलरी, उसके बाद आता है इनकम्प्लीट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, फिर आता है वेरीफाइड परसेप्शन एंड बैकग्राउंड। ठीक है, आज जो है हमारा आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हम आ गए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रेटजी टू ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन के जो बैरियर है, खतरे हैं, जो उनसे बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम आ सकते हैं। ठीक है, तो जो उसमें है ना, इसमें लिखा है इफ वन डिजायर टू बी द इफेक्टिव कम्युनिकेटर दैट वन नीड टू बी लर्न वे टू अवॉइड बैरियर और नॉइसेस टू कम्युनिकेशन फेलियर डू हैपन्स व्हेन ए पर्टिकुलर कम्युनिकेशन फेल टू इवोक एनी रिस्पॉन्स एंड डिजायर रिस्पॉन्स। अगर कोई भी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उसके रिस्पॉन्स नहीं आते या फिर रिस्पॉन्स नहीं आए किसी भी वजह से, ठीक है, तो ये जो नॉइस बैरियर है इसको सॉल्व करने के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके होते हैं। पहली चीज तो हमने इसको कुछ स्टेप्स में बैठा है, उस स्टेप्स में आपको बताऊंगा। स्टेप्स में आता है पहली चीज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ढूंढो कहाँ है प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद फाइंड द कॉज ऑफ बैरियर, कॉज ऑफ बैरियर देखो कि आपने जो बैरियर है वो किस कॉज पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्क ऑन अल्टरनेट सोर्स, उसका जो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर वर्क करो कि अगर मान लो हमने कबूतर से तार भिजवाया, कबूतर ने चिट्ठी नहीं पहुंचाई तो हम अपनी गर्लफ्रेंड से भिजवाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था गर्लफ्रेंड बहुत फास्ट माध्यम है कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपीटी फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, हम जिसको बोलते हैं ना ओपीटी, इसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूजेस, मतलब कि ऑप्टिमम मतलब ऐसे मैक्सिमम अच्छे यूजेस हम उसमें ढूंढेंगे जो हमें वहां तक पहुंचा सके। फॉलो अप रिगोर्सली, मतलब कि वहां से जो फटाफट रिप्लाई भी आ जाए, फीडबैक भी आ जाए जब हम कुछ पहुंचाएं। तो ये 5 चीजें हैं सॉल्यूशन, ये आपको लिख के आने हैं, ये पांचों के पांचों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने ये पांचों। ठीक है, और बाकी आपको नोट्स लेने तो नोट्स ले लोगे तो भाई नोट्स में सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। ठीक है, नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। अब हम बात करने वाले हैं 7S ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव, 7S पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो टोटल S7 कैसे होते हैं। पहली चीज आती है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब किसी भी चीज को एक लास्ट पॉइंट तक कंप्लीट करना। सेकंड आती है कंसिस्टेंस, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस रिफर्स टू द फैक्ट दैट व्हाइल कम्युनिकेटिंग वन शुड ट्राई टू मेक ए मैसेज शॉर्ट पॉसिबल एंड मेक इफेक्टिव। जैसे कि कोई भी बड़ी बात है तो उसको छोटे से में आपको लिखना, इफेक्टिव लिखना, ऐसा लिखना कि बंदे को समझ भी आ जाए और मुश्किल से कम वर्ड यूज करने हैं उसमें। ठीक है, कम से कम वर्ड का मतलब ये नहीं है तो उसमें तो हार्ट दिल पप्पियां भेज रहे हो, ठीक है भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, अच्छे से लिखना उसको, इफेक्टिव भी हो। कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन इज द कम्युनिकेशन इम्पल्स दैट द सेंडर ऑफ मैसेज स्टेप्स इनटू द शू एंड द ऑडियंस रीडर एंड द व्यू पॉइंट बैकग्राउंड। कह रहा है कि मैसेज को इस तरह से भेजना कि जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो, लोगों तक पहुंचे, उसका बेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हर चीज लोगों को क्लियर हो, सब चीज हो। ठीक है, अगला होता है क्लैरिटी, मतलब कि आपका जो मैसेज है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए। कंक्रीटनेस मतलब होता है कि इट्स सपोज कि जो आपके रेदर लोग रह रहे हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के पास वो ही मैसेज जाए जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल हो, बहुत ज़्यादा वर्थी हो, जो यूजेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैसेज आप उनको कर रहे हो बट उनके काम का नहीं है, यूजेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आज उनका बर्थडे है तो आप उनको हैप्पी दिवाली विश कर रहे हो, भाई ऐसा वाला मैसेज नहीं है। ठीक है, आगे होता है courtesy, courtesy मतलब होता है the communication impulse that the sender should respect the receiver and be polite, judging, और बोल सकते हो रिफ्लेक्टिंग, और बोल सकते हो कि ये इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव एटमोसफियर फॉर कम्युनिकेशन लीड्स इफेक्टिव। ठीक है, मतलब कि एक पॉजिटिव पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होना चाहिए जब आप मैसेज भेज रहे हो। करेक्टनेस, करेक्टनेस में लिखा है करेक्टनेस इज द कम्युनिकेशन इम्पल्स दैट
देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स। देखो काफी सारे जब लेटर लिखते हैं, कोई भी चीज लिख रहे होते हैं तो उसमें ग्रामर की एरर्स वगैरह भी आती हैं, ठीक है, जो हमें देखनी चाहिए, सामने वाले को बहुत बुरी लग सकती है, और इसी चीज की वजह से मैसेज जो है एक तरह से बैरियर भी बोल सकते हो और इफेक्टिव नहीं आता। आजकल आपको पता होगा जब आप MS एक्सेल या MS ऑफिस का यूज करते हो तो उसमें जब आप कोई भी गलत ऐसे टाइप करते हो तो उसमें कुछ ग्रीन और कुछ रेड और कुछ ब्लू लाइन आती है, वो ग्रामर एरर वगैरह जो होती है उसको आप दिखाती है, ठीक है। तो ये सारे थे 7S जो मैंने आपको बताया। 7S पेपर में आ जाएगा, तो आपको ये याद करके जाना है, 7S याद रख लेना। पेपर में मोस्टली आने के चांसेस हैं भाई 7S के, सॉरी 7C's, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। नीचे एक्सरसाइज आ गई है, थोड़ी सी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ इसमें मेन है तो। अभी तो फिलहाल ये समरी है, अगर किसी को नोट्स वगैरह लेने हैं तो कांटेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि एग्जाम्स में ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो भाई, ताकि हेल्प हो सके बाकी स्टूडेंट्स की भी। यहाँ पे यूनिट 2 स्टार्ट हो गई, यूनिट 2 नेक्स्ट में लाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से आप एक एक करके देख सकते हो। आई होप मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझाने की कोशिश करी है, इससे ज़्यादा बेटर तो मैं नहीं समझा सकता था। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को गाइस प्लीज़। ऐसा के रिगार्डिंग अपडेट्स भी मिलती है, साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस भी कवर अप मिल जाएगा, तो और क्या चाहिए भाई, ठीक है। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।